गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 20 जून के करंट अफेयर। और सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता है कि प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ है हमारे पास। सबसे पहले मॉर्निंग का थॉट क्या है। लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने का पहला कदम है। यानी कि अगर चारों तरफ अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हम कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं कर सकते हैं, तो अपनी योग्यताओं को पहचानिए और अपनी योग्यताओं के अनुसार एक लक्ष्य निर्धारित करिए और अपनी योग्यताओं को रोज़ उस पर काम करिए, उसको निखारने के ऊपर रोज़ काम करिए। तो आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और जो आपके चारों तरफ अंधेरा था वो दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और सूरज के समान रोशनी आपके सामने आ जाएगी। तो इन्हीं विचारधाराओं के साथ में, आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 20 जून को मनाया जाता है। और इस बार भी 20 जून को हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मना रहे हैं। और इस बार की थीम क्या है, तो होप अवे फ्रॉम होम। क्या है? होप अवे फ्रॉम होम। होप अवे फ्रॉम होम, इस थीम के साथ में ये दिन मनाया जा रहा है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 2000 में आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करी गई कि 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाएगा। क्लियर? तो हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं, तो 20 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हेट स्पीचेस को काउंटर करने के लिए हर साल 18 जून को एक इंटरनेशनल लेवल पे डे मनाया जाता है, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, है ना। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो हेट स्पीच है, जिसके माध्यम से हम अपनी सोसाइटी में किसी भी देश के लिए, किसी भी नस्ल के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी गलत बोलते हैं, तो उसका काउंटर कैसे किया जा सके, इसके ऊपर बात की जाती है। और इसका उद्देश्य जैसा कि समझ में आ गया हमें कि जो हमारी हेट स्पीच है, लोगों की हेट स्पीच है, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, कैसे अवेयरनेस पैदा की जा सकती है, उसको रोका कैसे जा सकता है, कैसे भाईचारे की भावना पैदा की जा सकती है, इन सब विषयों को लेकर ये डे मनाया जाता है। सबसे पहले जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पेश किया और ये बोला कि हर साल 18 जून को हम ये डे मनाएंगे। क्लियर? तो हमने बात कर ली इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट हेट स्पीच के बारे में, जो हर साल 18 जून को मनाया जाता है। देखो, अब हम बात कर रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि गीता प्रेस, हालांकि हम नाम से ही जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराना ये प्रेस है। तो इसको अपने गांधीवादी तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए, गांधीवादी तरीके से चलने की वजह से, है ना, और पूरे भारत में एक तरीके से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए इसको जो है गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। यानी जो गांधी शांति पुरस्कार है 2021 का, वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है जो हमारा गीता प्रेस है गोरखपुर का, उसको दिया गया है। अब ये देखो, एक कमेटी बनाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो इस अध्यक्षता, ये जब कमेटी बनाई गई थी तो इस कमेटी में ही ये बात कही गई और सर्वसम्मति से, यानी कि सभी सहमत थे इस बात पर कि गीता प्रेस को जो है गांधीवादी तरीके अपनाने के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया जाए। क्लियर? गीता प्रेस के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1923 में इसकी स्थापना करी गई थी और दुनिया के सबसे बड़े जो पब्लिशर्स हैं उसमें से आता है ये। क्लियर? तो हमने बात कर ली यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में। ओके, नेक्स्ट है अच्छा देखो, अब समझते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार क्या है और इसमें क्या दिया जाता है, इसको कब स्थापित किया गया था। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि गांधीवादी महात्मा गांधी जी की जो जयंती है, उस अवसर पर इसको प्रदान किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब गांधी जी की 125वीं जयंती थी, जब 125वीं जयंती थी 1995 में, तब इस गांधी शांति पुरस्कार को स्थापित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद से हर साल ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। स्पेशली
ये एक तरीके का नेशनल लेवल का अवार्ड है जो स्पेशल लैंग्वेज, पंथ, लिंग या उस सभी मतलब सभी व्यक्तियों के लिए खुला हुआ है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, किसी संगठन संस्था को भी दिया जा सकता है और किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। ये जो पूरा अवार्ड है आप इसमें देखोगे तो इसमें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक पट्टिका दिया जाता है और एक कोई भी हाथ से बनी हुई कोई भी वस्तु प्रदान की जाती है। ओके। और 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार था वो किसे दिया गया था? तो ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया था 2019 का। ओके। और 2020 का किसको दिया गया था? तो 2020 का दिया गया था बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। तो ये दो हमें पता होनी चाहिए। और 2021 का किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। क्लियर? देखिए जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में ही कलिंगा स्टेडियम है। ओके। तो वहाँ पर फुटबॉल का जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ था, क्या हुआ था? फुटबॉल के लिए इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ था। तो इस फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप को किसने जीत लिया है? तो भारतीय पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम ने जीत लिया है। किसे हराकर जीता है? तो लेबनान को हराया है, 2-0 से हराया है और उसके बाद ये खिताब जीत लिया है इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल के लिए। क्लियर हो गया? साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा फुटबॉल भारतीय फुटबॉल टीम है उसके कप्तान कौन है? तो सुनील छेत्री हैं। कौन है? सुनील छेत्री हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि सुनील छेत्री ने अभी तक 137 मैच खेले हैं, यानी 137 मैच खेले हैं और उसमें से इन्होंने 37 जो इंटरनेशनल लेवल के गोल किए हैं। और इसके अलावा जो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ में, यानी फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और सेकंड नंबर पर अर्जेंटीना के लियोनेसी मेसी हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पर कौन है? वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा गोल किया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? तो वो है सुनील छेत्री। तो ये बात हो गई हमारे फुटबॉल टीम के जो कप्तान है सुनील छेत्री, उनके बारे में। और हमने बात कर ली इंटर कॉन्टिनेंटल कप के बारे में। क्लियर? तो यहाँ पर बात हो गई फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप के बारे में, ठीक है, जिसमें भारतीय पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम ने ये खिताब जीत लिया है। किसे हराकर? लेबनान को हराया है। कितने से हराया है? तो 2-0 से हराया है। देखिए जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। ओके, क्लियर है? तो गोवा में ही भारत का जो नेशनल गेम होने वाला है 37 एडिशन का, यानी 37 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, उसके लिए शुभंकर को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? तो एक समारोह आयोजित किया गया था। गोवा का जो तेली गांव है, वहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है। तो वहाँ पर ही एक समारोह के दौरान जो गोवा का जो खेल मंत्रालय है और गोवा खेल प्राधिकरण है, उसके द्वारा इस समारोह को आयोजित किया गया और साथ में ही राष्ट्रीय खेल के जो शुभंकर हैं उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। और इस समय जो वहाँ के खेल मंत्री थे गोविंद गौडे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा जी हैं, नाम याद रख लेना। और एमसी मैरी कॉम, ये सारे उपस्थित थे। क्लियर? और साथ में ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो गोवा है वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है, ये बात बताई गई है। ओके, तो हमने बात कर ली यहाँ पर गोवा के बारे में, क्योंकि गोवा में क्या हो रहा है, 37 नंबर के जो नेशनल गेम्स हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के बारे में और साथ में ही राष्ट्रीय गेम्स के बारे में। ओके, तो हमारा जो नेशनल गेम्स है उसका जो पूरा श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो वो दोराबजी टाटा को दिया जाता है। ये एक पेशे से एक व्यवसायी थे और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1920 में हमारे देश के एथलीट की पहचान करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए जो नेशनल लेवल के गेम्स के बारे में बात करी थी और एक संस्था के रूप में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक ओलंपिक समिति की भी स्थापना की थी, जिसकी वजह से, जिसके सदस्यों के द्वारा एथलीट की पहचान की जाए और उनको आगे ओलंपिक गेम्स में भेजा जाए। क्लियर हो गया? साथ में अब यहाँ पर बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी है रवि सिन्हा। रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख चुना गया है। यानी क्वेश्चन क्या फ्रेम हो रहा है यहाँ पर? तो क्वेश्चन ये फ्रेम हो रहा है कि रिसर्च एंड एनालिसिस जो विंग है जिसको हम रॉ कहते हैं, क्या कहते हैं? रॉ कहते हैं।
तो उसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रवि सिन्हा बन गए हैं, जो छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। क्लियर हो गया। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे। ओके। अच्छा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के बारे में देखो, अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले रॉ क्या है? भारत की एक विदेशी खुफिया एजेंसी है जो खुफिया काम करती है ना। साथ में ही इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1968 में करी गई थी, 21 सितंबर को 1968 में स्थापना करी गई थी। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक RN काओ और इंदिरा गांधी हैं। मुख्यालय इसका कहाँ मिलेगा? तो नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और कार्यालय धारक कौन है? तो सामंत गोयल हैं, जो खुफिया एजेंसी के निदेशक हैं। और अब इनकी जगह कौन लेंगे? तो इनकी जगह लेंगे रवि सिन्हा, जो छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। क्लियर हो गया। तो हमने बात कर ली यहाँ पर रॉ के बारे में, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ओके। देखिए, पूर्व कानून सचिव थे जिनका नाम है टीके विश्वनाथन। क्या नाम है? टीके विश्वनाथन। तो इनकी अध्यक्षता में एक एक प्रस्ताव पेश किया गया है। कानून नहीं, एक प्रस्ताव पेश किया गया है। उस एक एक्ट पारित करने के लिए बात की गई है। और ये एक्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो ये एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, यानी कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम। ये अधिनियम, ये एक्ट जो है, इस एक्ट को पारित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस एक्ट के तहत क्या किया जाएगा? एक समिति का गठन किया जाएगा और वो समिति 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। इसका जो मोटिव है इस एक्ट का वो क्या है? इस एक्ट के माध्यम से, इस समिति के माध्यम से जो हमारे कोर्ट हैं उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है केसेस की वजह से, तो उस बर्डन को रिड्यूस किया जाएगा। यानी कि ऐसे मामले जो बात से सुलह समझौते से सुलझ सकते हैं, उनको अदालती कार्यवाही से निकालकर इस समिति के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। और इसके लिए ही एक्ट पेश किया गया है। उस एक्ट का नाम क्या है? तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, यानी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो अध्यक्षता करी गई थी पूर्व कानून सचिव टी के विश्वनाथन की अध्यक्षता में ये एक्ट पारित करने का प्रस्ताव रखा गया है। अभी पारित नहीं हुआ है, प्रस्ताव रखा गया है। जब पारित होगा तो उसकी भी न्यूज़ हम कवर जरूर करेंगे। ओके। तो हमने बात कर ली पूर्व कानून सचिव रहे हैं टी.के. विश्वनाथन जी, उनके बारे में। ओके। अब यहाँ पर जो बात है वो है न्यूयॉर्क से रिलेटेड, अमेरिका से रिलेटेड। अमेरिकी जो सीनेट है वहाँ पर जो अमेरिका की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में सामने आई है, यानी संघीय न्यायाधीश के रूप में किसी मुस्लिम महिला की नियुक्ति हुई है ना। तो ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। साथ में मैं आपको बता दूं इनका नाम क्या है। तो पेशे से ये वकील थी और इनका नाम है नुसरत चौधरी। क्या नाम है? नुसरत चौधरी। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, यानी कि इनको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ की हैं? तो बांग्लादेश की मूल निवासी हैं। क्लियर हो गया? समझ गए बात? तो हमें ये बात समझ में आती है कि जो मुस्लिम महिला के रूप में संघीय न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? नुसरत चौधरी की नियुक्ति हुई है, जो अमेरिकी इतिहास में पहली महिला बनकर सामने आई हैं, जो संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करी गई है जिनकी। ओके। और कहाँ पर करी गई है? तो देखो, जो न्यूयॉर्क है उसका जो ब्रुकलिन संघीय अदालत है, ब्रुकलिन संघीय अदालत है, वहां पर ये काम करेंगी एक जस्टिस के रूप में। क्लियर? तो हमने बात कर ली बांग्लादेशी अमेरिकन जिनका नाम है नुसरत चौधरी, उनके बारे में। ओके। देखो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ? तो ओपन मार्केट सेल्स स्कीम यानी OMSS के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि OMSS ऐसी स्कीम है जिससे हमारे देश में गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। ठीक है, मुफ्त अनाज में चावल और गेहूं दिया जाता है गरीबों को। तो ये स्कीम बंद कर दी गई है। इस स्कीम नहीं बंद कर दी गई है, सॉरी। इस स्कीम के तहत जो राज्यों को गेहूं और चावल दिया जाता था वो बंद कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। लेकिन भारत के ऐसे राज्य जहाँ पे भुखमरी है, ऐसे राज्य जो बिल्कुल दूर दराज वाले इलाके में है, जहाँ पर खेती की समस्या है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर ये स्कीम लागू होगी। क्लियर हो गया? और राज्यों के लिए अभी भी, यानी उन स्टेट के लिए अभी भी 3,400 रुपये प्रति क्विंटल की
जो दर है उस दर से इसको जारी रखा जाएगा उन राज्यों के लिए जहां पर इसकी ज़रूरत है, और बाकी राज्यों में इसको बंद कर दिया गया है। क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात? तो हमने बात कर ली OMSS स्कीम के बारे में। ठीक है, अब देखो चावल के भाव के बारे में बात करते हैं। देखो कुछ दिन पहले ये न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी और बार बार हमें रिपीटेड देखने को मिलती है कि जो चावल की कीमतें हैं वो धीरे धीरे क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। और इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि मंडी पर इसका असर हो रहा है। लगभग 10% तक चावल की जो दरें हैं बढ़ी हैं। मंडी, इससे जो चावल की मंडी है वो प्रभावित हुई है, और उसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो मानसून की बारिश है उसकी देरी की वजह से ऐसा होता है। और आप सबको अच्छे से बता दूं कि चावल की खेती में सबसे ज़्यादा पानी लगता है, ये ऐसी फसल है तो इसमें पानी की उपलब्धता बहुत होनी चाहिए। इसीलिए मानसून पर लगभग हमारी 80% जो चावल की खेती है वो मानसून पर निर्भर करती है। तो मानसून जैसा होगा चावल की खेती भी वैसी ही होगी। अच्छा, OMSS यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में आओ जानकारी ले लें। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो करंट के साथ साथ में उसका स्टैटिक जीके भी हमारा तैयार होता है। तो OMSS के बारे में पढ़ते हुए आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो भारतीय खाद्य निगम है वो इसका नोडल इंचार्ज है, यानी इसके काम धाम की जो देख रेख है वो कौन करता है, तो ओपन मार्केट सेल स्कीम की जो काम धाम की देख रेख करता है वो करता है FCI, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। क्लियर हो गया? और साथ में ही इसका उद्देश्य ही ये है कि खुले बाजार में गेहूं और चावल को बेचा जाए, है ना? क्लियर हो गया? और जो OMSS है इसमें 2 योजनाएं शामिल हैं। कितनी योजनाएं शामिल हैं? 2 योजनाएं शामिल हैं। सबसे पहले ई नीलामी करी जाती है। तो ई नीलामी के माध्यम से, ई नीलामी जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कोई ऑनलाइन नीलामी करी जा रही होगी। ठीक है, तो ई नीलामी के माध्यम से थोक उपभोक्ता और निजी व्यापारियों को गेहूं की बिक्री की जाती है, और ई नीलामी के माध्यम से ही थोक उपभोक्ता और निजी व्यापारियों को ग्रेड A के कच्चे चावल की बिक्री की जाती है। तो ये 2 योजनाएं चलती हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत। तो ये योजनाएं भी हमें पता होनी चाहिए, इसका जो नोडल एजेंसी है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर? भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले भारत का जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उसके तहत सार्वजनिक उपक्रम के रूप में यानी पब्लिक सेक्टर के रूप में काम करता है भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, और उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि ये खाद्यान्न की खरीद करने का, यानी जो अनाज है उसको खरीदता है, उसको स्टोर करता है और उसको वितरित करने का काम करता है। इसके अलावा जो बफर स्टॉक है उसको भी बनाए रखता है, और समाज का जो कमज़ोर वर्ग है उसको अनाज प्रोवाइड कराने का भी काम इसके द्वारा किया जाता है। किसी भी अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो MSP है उसका भी निर्धारण किसानों के लिए इस संस्था के माध्यम से ही किया जाता है। स्पेशली ये गेहूं, चावल और जो मोटे अनाज हैं उनकी खरीद करता है ये। क्लियर हो गया? सीधे किसानों से मोटे अनाजों की खरीद किया और उसको मार्केट में बेच दिया। क्लियर? समझ में आ गया भारतीय खाद्य निगम के बारे में? नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास है वो राजस्थान के IIT जोधपुर के बारे में है। ठीक है, तो जो राजस्थान का IIT जोधपुर है उसने NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ठीक है, NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के साथ मिलकर अपना पहला रूफटॉप सोलर PV प्रोजेक्ट चालू किया है। यानी NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और साथ में ही जो राजस्थान का IIT जोधपुर है ये मिलकर क्या काम करेंगे, तो ये सोलर PV प्रोजेक्ट पर, रूफटॉप सोलर PV प्रोजेक्ट पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड है ना, NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड है वो एक नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी है। यानी कि वो सूरज की रोशनी से, पवन ऊर्जा से, जल के स्रोतों से एनर्जी बनाती है, बिजली बनाती है। तो इस समझौते के माध्यम से जो समझौता किया गया है वो 25 वर्षों के लिए किया गया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो IIT जोधपुर के लगभग 14 भवन हैं उनकी छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, और उस सोलर पैनल के माध्यम से लगभग 14.9 लाख यूनिट बिजली पैदा की जाएगी। आप देख सकते हैं। और साथ में ही अब इस बिजली के माध्यम से लगभग IIT जोधपुर को बिजली की जितनी ज़रूरत होती है उसका लगभग 15% इससे प्राप्त हो जाएगा।
और साथ में ही कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी लाना है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके उत्सर्जन में भी कमी आएगी, है ना। और ये कमी कितनी की आएगी, तो लगभग 1060 टन की कमी आएगी। तो हमने बात समझ लिया आईआईटी जोधपुर और राजस्थान, जो आईआईटी जोधपुर है जो राजस्थान का है, और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बारे में जो टाई अप हुआ है उसके बारे में। ओके, तो देखो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और आईआईटी जोधपुर के बारे में जो राजस्थान में है। ओके, देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वो क्या है, तो हमारे देश का जो रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा अमेरिका से M1 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदा जा रहा है। और साथ में ही अमेरिका की किस कंपनी से खरीदा जा रहा है, तो वैमानिक कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स, जिसको हम GASI कहते हैं, यानी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के द्वारा ये जो ड्रोन है खरीद रहा है भारत का जो डिफेंस मिनिस्ट्री खरीद रहा है। और इस ड्रोन का नाम है क्या है, तो इस ड्रोन का नाम है 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन। क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई। और देखो इसकी खरीद में कितना पैसा लगेगा, तो लगभग 3 अरब डॉलर की लागत आएगी। क्या आएगी, 3 अरब डॉलर की लागत आएगी। क्लियर। अच्छा, इस प्रीडेटर ड्रोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के द्वारा इसको बनाया गया है, जो अमेरिका की कंपनी है। साथ में ये मानव रहित है, 27 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकती है, और साथ में ही 50,000 फीट तक ये जा सकती है, यानी इतनी ऊंचाई ये कवर कर सकती है। क्लियर हो गया। और लगभग इसके द्वारा 3000 जो पाउंड है उसका वजन उठाया जा सकता है, यानी एक जगह से लेकर दूसरी जगह ये ले जा सकता है। तो बात हमें समझ में आ गई प्रीडेटर ड्रोन के बारे में। क्लियर। देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका लाभ क्या है, यानी इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इस ड्रोन के माध्यम से सबसे पहले कि जो बॉर्डर्स हैं, है ना, भारत के जो बॉर्डर्स हैं उस पर निगरानी की व्यवस्था की जा सकती है आराम से। साथ में ही इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, और ये लंबे समय तक काम कर सकती है, उड़ान भर सकती है, भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकती है, समुद्री निगरानी रख सकती है। कई सारे ऐसे हमारे खुफिया मिशन होते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं, जिसकी वजह से भारत का जो हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने इस ड्रोन को खरीदा है अमेरिका की कंपनी से। क्लियर हो गया। इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए जोश के साथ, नए करंट अफेयर के साथ में और नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और खूब जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।